हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टेंथ बेस पे कैसे मर्चेंट नेवी में जाया जाता है और फिर कैसे कुछ टाइम के बाद वो लोग भी ऑफिसर लाइन में जो है अपने आप को स्विच कर सकते हैं। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी कि मर्चेंट नेवी में ऑफिसर कैसे बना जाता है। उसके लिए आपकी ट्वेल्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होनी चाहिए और आपको डीएनएस का कोर्स करना होता है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आए कि सर टेंथ बेस पे कैसे हम ऑफिसर बन सकते हैं मर्चेंट नेवी में। वैसे तो मैं इस वाले लाइन को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि देखो अगर मर्चेंट नेवी में जाना ही है तो ऑफिसर लाइन से जाओ, और ऑफिसर लाइन से जाना ही है तो फिर आप डीएनएस का कोर्स करके जाओ ट्वेल्थ बेस पे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपके पास ट्वेल्थ में है तो फिर आप डीएनएस करके जाओ। उसके बाद जो दूसरा तरीका बचता है, जो मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि बहुत लेंदी होता है और इसमें बहुत सी मुश्किलें आती हैं, वो होता है कि आप टेंथ बेस पे आप मर्चेंट नेवी में एंटर करो और फिर आप कुछ टाइम के बाद जो है उसमें भी आप ऑफिसर लाइन के अंदर एंटर कर सकते हो और फिर आप कुछ टाइम के बाद उसमें ऑफिसर जो है बन सकते हो। तो चलिए एक बार तो बात कर लेते हैं इसके प्रोसेस की कि क्या प्रोसेस है इसका, क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, और इस कंप्लीट जो है प्रोसेस के बाद फिर अपन बात करेंगे कि इसमें दिक्कतें क्या आती हैं फिर। ठीक है, ये प्रोसेस सुनने में आपको काफ़ी स्मूथ लगेगा कि हाँ ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है, बन जाते हैं ऐसे। लेकिन उसके बाद किस किस स्टेज पे क्या क्या दिक्कत आएगी वो इस प्रोसेस के एक बार बाद में आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, मर्चेंट नेवी में अगर आप टेंथ बेस पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो कोर्स है उसका नाम है जीपी रेटिंग, यानी जनरल पर्पज रेटिंग। तो ये जो कोर्स है ये 6 मंथ्स का होता है, इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। और ये आपको कहाँ से करना है, ये कोई भी डीजी अप्रूव्ड कॉलेज है इंडिया में, आप वहाँ से कर सकते हो। यानी कोई भी ऐसा कॉलेज जो जीपी रेटिंग का कोर्स करवा रहा है, आप बस ये देख लो कि वो जो कॉलेज है वो डीजी अप्रूव्ड है, मतलब कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग से अप्रूव्ड है। और ये कैसे पता चलेगा, ये आप डीजी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, आप देख लोगे कि भाई आ, आप जिस कॉलेज में जा रहे हो उस कॉलेज का नाम वहाँ पे है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये 6 मंथ्स का कोर्स करोगे जिसका नाम है जनरल पर्पज रेटिंग, जीपी रेटिंग। ये 6 मंथ्स का कोर्स होने के बाद फिर आप जब शिप ज्वाइन करते हो, तो शिप जब आप ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले जो आपको रैंक मिलेगी वो होगी या तो ट्रेनी ओएस की और या फिर हेल्पर की। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कैसी है। तो कई कंपनीज एज ए हेल्पर चढ़ाती हैं आपको और फिर कुछ कंपनीज एज ए ट्रेनी ओएस चढ़ाती हैं। तो मान लेते हैं कि भाई आप एज ए हेल्पर चढ़ जाओगे शिप पे। ठीक है, अब आप एज ए हेल्पर सेल करोगे कुछ टाइम, फिर हो सकता है कंपनी आपसे एक या दो कॉन्ट्रैक्ट मरवाए और उसके बाद आपको फिर प्रमोट करके बना देगी ट्रेनी ओएस, यानी ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमैन। फिर जब आप ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमन में एक दो कॉन्ट्रैक्ट मार लोगे, उसके बाद आपको प्रमोट करके बना देगी कंपनी ओएस, यानी ऑर्डिनरी सीमन। फिर ऑर्डिनरी सीमन में जब आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे फिर आप प्रमोट होकर बन जाओगे एबी, यानी एबल सीमन। और फिर जब एबी में आपके काफी कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे तब आप प्रमोट होकर बन जाते हैं उसमें बोसन। तो बोसन जो है वो इस क्रू लाइन के अंदर की अगर बात करें तो ये हाईएस्ट पोस्ट होती है। क्रू लाइन मतलब शिप के अंदर जो भी लोग होते हैं उन सबको वैसे तो क्रू ही बोलते हैं, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से हम लोगों ने क्या कर रखा है कि ऑफिसर्स को ऑफिसर बोल देते हैं और जो ऑफिसर नहीं है उनको क्रू कह देते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है, आप कुछ टाइम के बाद जब आप एबी बनते हो तो एबी से आप डायरेक्ट थर्ड ऑफिसर बनने की आपकी जो लाइन है वो खुल जाती है। आपको बोसन बनने की जरूरत नहीं है, अब आप एबी के बाद आप थर्ड ऑफिसर बन सकते हो, फिर थर्ड से सेकंड, सेकंड से चीफ और फिर चीफ से कैप्टन। अभी होता कैसे है, देखो, जब आप शिप पे चढ़ते हो तो उसके बाद जो रिक्वायरमेंट जो है आपकी सेलिंग की वो है 36 महीने की, 36 मंथ्स। यानी आपको अब 36 मंथ्स की सेलिंग करनी होगी और उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हो थर्ड ऑफिसर बनने के लिए। अब यहाँ पे कैच आता है, ये जो 36 मंथ्स की सेलिंग है इसके अंदर क्या है ना, जैसे जब आप हेल्पर में एज ए हेल्पर अगर सेल करते हो तो फिर आपका जो सी टाइम जो है वो गिना नहीं जाता। यानी आपने हेल्पर में जो भी सेलिंग करी, एक कॉन्ट्रैक्ट मारा या दो कॉन्ट्रैक्ट मारा, तो उसकी काउंटिंग नहीं होगी। फिर जब आप ट्रेनी ओवर्स बन जाते हो फिर वहां से वो 36 महीने का जो है आपका मीटर चालू हो जाएगा। तो दैट डिपेंड्स, अगर आप डायरेक्ट ट्रेनी ओवर्स चढ़ रहे हो तो मीटर चालू, अगर पहले आपको हेल्पर में चढ़ा दिया तो हेल्पर वाला सी टाइम जो है वो नहीं माना जाएगा। अब शिप पे देखो करना क्या होता है इन चीज़ों के साथ साथ। मान लो जैसे हेल्पर का तो ऐसा काम है कि जैसे मतलब सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कुछ भी काम मिलेगा, कुछ भी मतलब लिटरली कुछ भी। और अगर आपकी शिप पे मतलब जो ऑफिसर्स हैं ज़्यादा बढ़िया नहीं और ऐसे ही परेशान करने वाले लोग हैं तो हो सकता है डिनर के बाद भी आपसे कहीं पे साफ सफाई और भी करवा ले होंगे। हेल्पर में तो बहुत ही मतलब हेक्टिक होता है सब कुछ। फिर जब आप ट्रेनी बन जाते हो, फिर ट्रेनी के बाद क्या है, आपको थोड़ा थोड़ा वॉच कीपिंग के अंदर जो है वो लोग डालने लगते हैं। वॉच कीपिंग मतलब जब शिप चलता है तो जो भी ऑफिसर जो है वो नेविगेशनल वॉच रख रहा है, मान लो कि जैसे रात को 8 से लेकर 12 बजे तक थर्ड ऑफिसर की ड्यूटी है, फिर रात को 12 से 4 सेकंड ऑफिसर की आती है और फिर सुबह 4 से 8 चीफ ऑफिसर की आती है, और फिर से सुबह 8 से 12 फिर से थर्ड आएगा, फिर 12 से 4 फिर सेकंड आएगा, फिर 4 से 8 जो है वो फिर से चीफ ऑफिसर आएगा। अब मान लो जैसे रात को 8 से 12 थर्ड ऑफिसर की ड्यूटी है, तो रात जब भी एक बार दिन शिफ्ट जाता है तो जो जो बंदा ड्यूटी कर रहा होता है ऑफिसर, उसको कभी भी अकेला नहीं रखा जाता, एक बंदा हमेशा साथ में उसको असिस्ट करेगा, क्योंकि रात को जो है लुकआउट बहुत जरूरी होती है।
क्योंकि कोई भी लाइट वाइट दिखे तो 2 बंदे होने चाहिए। लाइट मतलब कोई और शिप है उसकी लाइट अगर दिख रही है, और सोर्स ऑल्टर करना पड़ जाए तो उन चीज़ों के लिए। तो जब आप ट्रेनी बन जाते हो तो आप इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगते हो। शाम को मान लो आपने 8 से 12 जो है वॉच रखी, तो ये जो 36 महीने का जो आपका सी टाइम होता है, इसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इतने घंटे की जो टोटल जो है वॉच में आपको असिस्ट करना है ऑफिसर को। तो जैसे मान लो 8 से 12 वॉच रखी, तो 4 घंटे का उसका जो है वो वॉच कीपिंग का टाइम हो गया, यानी उसने 4 घंटे उसके रिकॉर्ड हो गए। अब फिर अगले दिन फिर से 4 घंटे करेगा, फिर से 4 घंटे करेगा, तो 4-4 जुड़ते जाएंगे और उनकी एक रिकॉर्ड बुक होती है जिसमें वो लोग एंट्री करते हैं, और फिर ऑफिसर जो है वो साइन कर देता है कि हाँ भाई इस बंदे ने मेरे साथ में जो है ड्यूटी करी थी। तो पता नहीं रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन है अच्छी खासी कि भाई आपको टोटल इतने घंटे की जो है ब्रिज के ऊपर जहाँ पे ड्यूटी होती है ना, ब्रिज के ऊपर आपको इतना टाइम बिताना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हो ही जाता है। उसके अलावा क्या होता है, आपको जो है स्टीयरिंग का भी कुछ टाइम जो है उसके अंदर आपको काउंट करवाना होता है। स्टीयरिंग का मतलब जैसे मान लो जब शिप जब ओपन सी में चल रहा है, तो ओपन सी के अंदर क्या होता है कि आप ऑटो पायलट पे लगा के छोड़ देते हो शिप को, भाई आपने एक बार एक कोर्स सेट कर दिया और शिप ऑटोमेटिक उस कोर्स पे चलता जाएगा। लेकिन जब ट्रैफिक ज्यादा है या फिर आप कोस्टिंग कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑल्ट्रेशन आ रहे हैं, तो तब क्या होता है, या फिर जब आप किनारा लगने वाले हो तो पायलटेज के टाइम पे, उस टाइम पे क्या है ना, जो शिप को जो है आप ऑटो पायलट पे नहीं करते, फिर आप उसको हैंड पे कर देते हो। और जो स्टेयरिंग है वो फिर एक इंसान को ही करनी पड़ती है वहाँ पे, फिर मतलब मशीन नहीं करेगी उसको। और वो इंसान करेगा कौन, ये यही होते हैं, तो ट्रेन ओएस करेगा या ओएस करेगा या फिर एबी करेगा। मोस्ट प्रोबेबली एबी को देते हैं काम, क्योंकि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड काम होता है ये। तो बाकी डिपेंड करता है, अगर मान लो काफ़ी ज़्यादा आपकी सेलिंग हो गई है, वॉच कीपिंग हो गई है आपकी ओएस में, और आपको स्टीयरिंग आपने सीख ली है, तो ओएस को भी मिल जाती हैं चीज़ें। तो उसमें भी है कुछ रिक्वायरमेंट कि आपको इतने घंटे जो है वो शिप चलाना, अपने स्टीयरिंग जो है शिप की हुई होनी चाहिए। तो उसमें देखो ऑफिसर क्या होता है, वो तो बस आपको ये बताएगा कि भाई इतनी डिग्री स्टारबोर्ड या इतनी डिग्री पोर्ट ले लो। स्टारबोर्ड मतलब राइट, पोर्ट मतलब लेफ्ट, भाई इतनी डिग्री मोड़ लो, बस ऑफिसर बताएगा। और मोड़नी जो है वो ए बी या फिर ओएस को होती है शिप। और ये होने के बाद जैसे मान लो जो आपका टोटल 36 महीने का सी टाइम हो गया, तो ये जो 36 महीने का सी टाइम है, अब ये मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली 9 महीने का होता है। तो बंदा मान लो एक बार शिप पे गया, 9 महीने बिताए, फिर वो घर आएगा, फिर हो सकता है 6 महीने, 1 साल, या 4 महीने या 2 महीने, 8 महीने, कितने भी महीने वो घर पे रहेगा। डिपेंड्स कि आप किस कंपनी में और कितने उनके पास रिक्वायरमेंट है। फिर वो दोबारा शिप पे जाएगा, फिर से 9 महीने रहेगा, 9 या 8, 8.5, 10, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। फिर वापस घर आएगा, फिर शिप पे जाएगा, फिर 9 महीने, फिर घर आएगा, फिर कुछ टाइम रहेगा, फिर शिप पे जाएगा 9 महीने। तो ये जो 36 महीने पूरे करने में आप आराम से मान के चलो कि 5 साल आराम से निकल जाएंगे, बड़े आराम से। और अगर अपने हेल्पर में सेल किया है तो हो सकता है और भी ज़्यादा टाइम लग जाए आपको ये 36 महीने कंप्लीट होने में। तो आपने पहले जो है 6 महीने की ट्रेनिंग की थी कॉलेज पे, जिसका नाम था जीपी रेटिंग। उसके बाद आप शिप पे गए, और शिप पे फिर आपको 36 महीने की जो है सी टाइम चाहिए। तो ये सारा होने के बाद फिर जब आप साइन ऑफ करते हो, जब ये सारा आपका हो चुका, तो नॉर्मली एक 36 महीने होते होते जो बंदा जो है वो ए बी बन ही जाता है, यानी आप एज ए बी एबल सीमैन जो है शिप पे सेल कर रहे होते हैं। फिर जब आप साइन ऑफ करके आते हो, तब आपके पास ऑप्शन होता है कि अब आप एज ए थर्ड ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो नेक्स्ट टाइम। तो उस लाइन में कैसे एंटर होना है, अब वो बंदा क्या करेगा, ए बी यूके जाएगा। और यूके में जाके कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब एक 12th वाला बच्चा, जब पीसीएम वाला जब डीएनएस करके शिप पे जाता है, जब अपनी कैडेटशिप पूरी करता है, फिर वापस आकर घर में मतलब इंडिया के अंदर किसी भी कॉलेज के अंदर अपने फाउंडेशन कोर्सेज करता है, तो फिर वो जाके थर्ड ऑफिसर बनता है। लेकिन जब ए बी जब आता है तो फिर वो इंडिया में नहीं कर सकता, अब वो जाएगा यूके। और यूके में जाएगा, वहाँ पे एडमिशन लेगा, फिर कुछ वहाँ पे एग्जाम्स वगैरह कोर्सेज वगैरह वो अपने करेगा, एग्जाम्स देगा, ओरल्स क्लियर करेगा। इस सारे प्रोसेस में आराम से 1-1.5 साल और लग जाएगा, बड़े प्यार से, ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये सारा हो जाएगा, उसके बाद उसको लाइसेंस मिलेगा शिप चलाने का, जिसको बोलते हैं आप COC, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। और ये जो लाइसेंस है ये यूके गवर्नमेंट देगी, यानी वो जो लाइसेंस होगा उसके पास वो यूके का लाइसेंस होगा, ठीक है। और जब आप डीएनएस करके जाते हो, तो फिर आप जब इंडिया से सारे कोर्सेज करते हो तो आपको इंडियन लाइसेंस मिलता है। तो ये बात भी मान के चलो कि इंडियन लाइसेंस की वैल्यूज है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है यूके लाइसेंस से, क्योंकि इंडियन सीफेयरर्स को जो है वो हमेशा प्रेफरेंस दी गई है इस शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो फिर वो जो यूके का आपको लाइसेंस मिल गया, अब आप वापस अपने शिप कंपनी में रिपोर्ट करके कह सकते हो कि सर मैंने लाइसेंस कमा लिया है एज ए ऑफिसर सेल करने का, तो अब आप मुझे एज ए ऑफिसर चढ़ा दो। फिर कंपनी जो है वो अब आपको एज ए थर्ड ऑफिसर चढ़ा देगी। लेकिन कंपनी जो इसमें क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट थर्ड ऑफिसर नहीं चढ़ाएगी। कंपनी भी थोड़ी सी स्मार्ट हो गई है, वो क्या करेंगे अपना पैसा बचाने के लिए, एक तो ये कहेंगे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और प्लस आप डायरेक्ट ऑफिसर लाइन से नहीं आए हो, आप पहले क्रू रहे हो इतने टाइम पे, फिर अब आप ऑफिसर में एंटर हो रहे हो, तो अब हम आपको थर्ड ऑफिसर नहीं चढ़ाएंगे, जूनियर थर्ड ऑफिसर चढ़ाएंगे। मतलब एक अलग ही रैंक उन्होंने क्रिएट कर दी।
आप काम तो सारा करोगे थर्ड ऑफिसर का, लेकिन आप कहलाओगे जूनियर थर्ड ऑफिसर, और आपको सैलरी भी जूनियर थर्ड ऑफिसर नाम की मतलब आधी सैलरी दे देंगे। मान लो एक थर्ड ऑफिसर को जहाँ पे 1.5 या 2 लाख मिल रहे हैं, आपको जूनियर थर्ड में 1.25 लाख या फिर 1 लाख के आसपास सैलरी देके बोल देंगे बस आपकी ये सैलरी है। फिर जब एक कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको थर्ड ऑफिसर चढ़ा दे, और या फिर हो सकता है कह दे भी नहीं नहीं अभी भी हमारे पास शॉर्टेज है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट और मारो जूनियर थर्ड ऑफिसर में। तो फिर आप एक कॉन्ट्रैक्ट और मारोगे जूनियर थर्ड में, फिर आप थर्ड में सेल करोगे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है, फिर उसके बाद पता है आपको थर्ड से सेकंड, फिर सेकंड ऑफिसर से चीफ ऑफिसर, चीफ ऑफिसर से कैप्टन। ठीक है, ये तो वही लाइन रहेगी जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, जो आप डायरेक्ट ऑफिसर लाइन जब ज्वाइन करते हो उसमें भी यही सारी रैंक्स आती हैं। अभी प्रोसेस सुनने में आपको बड़ा स्मूथ लगा हो कि ठीक है, अभी हर एक स्टेज जो है वो कट 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 अपने क्लियर होती जाएगी और बड़े आसानी से इसमें ऑफिसर बन सकते हैं। अच्छा, एक सैलरी की बात कर लेते हैं। जब आप एज ए हेल्पर ज्वाइन करते हो मान लो, तो हेल्पर में तो आपको बहुत ही कम सैलरी मिलती है। आप मान के चलो आजकल क्या चल रहा है देखो, मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे भी करीब 6 साल हो गए हैं शिपिंग छोड़े हुए। तो उस टाइम पे हेल्पर को 300 या 400 डॉलर दिया करते थे, $400 मैक्स। तो 400 यानी 70 का रेट अब चल रहा है, उस टाइम पे तो 50-52 चलता था मेरे टाइम पे। तो 70 के रेट पे आप मान के चलो करीब 28,000 रुपये मिलेंगे आपको, जब आप एज ए हेल्पर सेल कर रहे हो शिप पे। फिर जब आप ट्रेनी ओस बन जाते हो तो थोड़े बहुत आपके पैसे बढ़ा देंगे, मान लो 700 या 800 डॉलर कर देंगे। फिर जब आप ओएस बन जाते हो तो थोड़ा और बढ़ा देंगे, एबी में थोड़ा और बढ़ा देंगे, एबी को मिल जाते हैं करीब $1,500 के आसपास। ठीक है, तो $1,500 यानी कि 70 के हिसाब से अगर लगाओगे तो 1,05,000 रुपये हुए ए बी के। फिर बोसन को भी मिल जाते हैं 1,800 1,900, कई कई कंपनी 2,000 भी दे सकती है। दैट डिपेंड्स कि आपका कितना जो है उसी टाइम हो चुका है, कितने आपका पैसे पास जो है एक्सपीरियंस है, आप किस कंपनी में हो, कौन से टाइप के शिप पे सेल कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। $200-400 ऊपर नीचे इन सब फैक्टर्स की वजह से जो आपकी सैलरी होती रहती है। तो अब बात करते हैं कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो दिक्कतें कहाँ कहाँ आएंगी और क्या क्या आएंगी। अब सबसे पहली बात, जब आप जीपी रेटिंग का कोर्स करोगे, पहली दिक्कत तो ये है कि आपको किसी भी ऐसे आलतू फालतू इंस्टीट्यूट से नहीं करना जो कि डीजी अप्रूव्ड ही नहीं है। आपको कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट पकड़ा देगा, आपका पैसा और टाइम खराब हो जाएगा। अच्छा, इसकी फीस की बात कर लेते हैं। जीपी रेटिंग की जो है फीस डिपेंड अलग अलग है सबकी। लगभग आप मान के चलो 1.5 लाख तो हर कोई इंस्टीट्यूट जो वो लेगा ही लेगा। 1.5 लाख या 2 लाख के करीब इसकी जो है वो फीस है। अब जब आपने जीपी रेटिंग का कोर्स कर लिया, अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है आपको शिप मिलने की। जब डीएनएस के थ्रू जब आप कैडेटशिप वाली लाइन में जब आप जा रहे थे, तो वहां तो आपकी जॉब की सिक्योरिटी थी कि जब आप डीएनएस कर रहे थे तो आपके पास कंपनी की स्पॉन्सरशिप थी, और वो कंपनी आपको शिप पे चढ़ाती और शिप पे आपके 18 महीने की ट्रेनिंग करवाती। लेकिन जब आप जीपी रेटिंग कर लेते हो तो जीपी रेटिंग के लिए ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपके पास पहले से कंपनी की स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए और उसके बाद ही आप जीपी रेटिंग कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया जो जीपी रेटिंग का कोर्स करके बैठ गई है, उसके बाद कुछ लोगों को कंपनियां मिल पाई हैं, कुछ को नहीं मिल पाई हैं, कुछ शिप पे चढ़ पाए हैं, और बहुत सारे लोग आज भी शिप का वेट कर रहे हैं, उन्हें शिप्स नहीं मिल पाई हैं। तो इस फील्ड के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब कंपटीशन हो गया है, इतनी मार्केट आज के टाइम पर डाउन चल रही है कि बहुत मुश्किल है आपको शिप मिलना। कोई कंपनी मतलब फ्रेशर्स को ले ही नहीं रही है आज, मतलब उनके पास पुराने अपने खुद के एम्प्लॉयज इतने भरे पड़े हैं, शिप्स कम हो गए हैं या एम्प्लॉयज इतने ज़्यादा हो गए हैं पहले के ही, तो उन्होंने न्यू रिक्रूटमेंट या तो बंद कर दिए या फिर बहुत ही ज़्यादा कम कर दिए हैं। तो अब क्या होगा, जब आप ये 6 महीने का कोर्स कर लोगे तो एक तो आप ये देखो जीपी रेटिंग आप जिस भी कॉलेज से कर रहे हो कि उसकी रेपुटेशन कैसी है, मतलब कितनी कंपनीज जो वहाँ से जो है लोगों को उठा के ले जा रही है अपने शिप्स पे आगे सेल करवा रही हैं। तो एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेज ऐसे हैं जो कि थोड़ा बहुत पैसा लेके, जिनका कंपनियों के साथ थोड़ा बहुत टाई अप होता है, और आपसे मतलब 2-3 लाख रुपए और ऊपर से ले लेंगे और बोल देंगे कि आपके हम स्पॉन्सरशिप करवा देंगे, किसी कंपनी से आपको स्पॉन्सरशिप दिलवा देंगे और फिर वो कंपनी आपको आगे जो है वो सेलिंग करवाएगी। तो इसमें भी मान के चलो कुछ कॉलेजेस तो करवा भी देते हैं और कुछ मतलब नहीं करवा पाते हैं। काफ़ी ज़्यादा एजेंट्स बैठे हैं मार्केट के अंदर इसी वजह से, क्योंकि बच्चे इतने सारे जो हैं जीपी रेटिंग का कोर्स करके बैठे हुए हैं। तो अब एजेंट्स को जो है मतलब एक एज मिल जाता है। अब उन्हें पता है कि भाई हम जाल फेंकेंगे, बच्चों को बोलेंगे कि लाओ भाई इतने 2 लाख 3 लाख रुपए दो, हम आपको शिप पे चढ़ाते हैं। अब बच्चा सोचेगा यार मैंने 6 महीने का कोर्स कर रखा है, 2-3 लाख रुपए मैंने पहले ही लगा रखे हैं, तो 2-3 लाख और सही एक बार मैं शिप पे तो चला जाऊँ कैसे भी करके, फिर मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चे जो इस तरीके से पैसे दे देते हैं इस उम्मीद में कि हाँ चलो शायद शिप मिल जाएगी। बहुत ही रेयर होता है कि भाई किसी को शिप्स मिल भी जाती हैं। बहुत से एजेंट्स टरकाते रहते हैं बच्चों को कि अगले महीने दिलवा दूंगा, 15 दिन में दिलवा दूंगा, अगले मंडे को ज्वाइनिंग करवा दूंगा, 2 महीने लग जाएंगे, 3 महीने, यूं करते करते एक एक 2-2 साल खा जाते हैं बच्चों का। तो मतलब बहुत ज़्यादा फिर जो नेगेटिविटी आ जाती है, लोगों को लगता है कि यार मर्चेंट नेवी तो बड़ी खराब फील्ड है, इसमें तो पैसे दे के जाना पड़ता है, पैसे दे के भी नहीं हो पाता, मतलब ऐसी ऐसी तरीके की चीज़ें निकलती हैं। तो एक्चुअली देखो, मर्चेंट नेवी खराब नहीं है। मर्चेंट नेवी को की नॉलेज नहीं है बच्चों को,
और उसका फ़ायदा वो उठाते हैं और कुछ एजेंट्स, और जिसकी वजह से जो है मार्केट में ऐसी इमेज बन गई है कि मर्चेंट नेवी जो है वो बहुत ही खराब लाइन है, इसके अंदर तो बहुत पैसे भी देने पड़ते हैं शिप पे जाने के लिए। और जबकि ऐसा नहीं है, आप डीएनएस के थ्रू तो आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। जब आप जीपी रेटिंग करते हो तो बहुत कम चांसेज हैं कि आपको कोई शिप मिलेगी, या तो आपका कोई जुगाड़ हो, ऑलरेडी आपके कोई रिश्तेदारी में कोई ऐसा बंदा हो जो किसी अच्छी कंपनी में सेल कर रहा है काफ़ी टाइम से, और वो अपनी कंपनी में सिफारिश लगा देगी भाई हमारे इस बंदे को भी आप जो है चढ़ा दो। या तो ऐसा हो सकता है, और या फिर जो है पैसे देने पड़ते हैं इसमें। तो पैसे देके भी अगर हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कौन बंदा नहीं दे सकता भाई 2-3 लाख रुपए आज के टाइम पे, तो कोई भी बंदा कैसे भी अरेंज कर लेते हैं। कोई किसी के पास होते हैं सेविंग्स, नहीं तो थोड़ा बहुत लोन वोन लेके चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है ना कि बहुत ये भी चांसेस होते हैं कि आपको कोई ऐसी छोटी मोटी कंपनी मिल जाएगी, या कोई मतलब ऐसे छोटे मोटे 2-4 रिसिप्ट हों किसी के पास। ऐसी कंपनी में अगर आप फंस गए तो मान लो उसने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मरवा भी दिया, आपने पैसे वैसे देके चढ़ भी गए, कंपनी ने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मरवा दिया हेल्पर में, अब सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो आपको बुला ही नहीं रही है, और बैठे हो वेट कर रहे हो मुझे कंपनी फिर से बुलाएगी, अब फिर से एजेंट को कह रहे हो कि भाई मुझे तो अपने 36 महीने पूरे करने हैं कैसे भी करके। अब एजेंट फिर से हो सकता है अगर आपकी किस्मत खराब है तो फिर थोड़े बहुत पैसे मांग ले कि लाओ वो पैसे लाओ, या फिर मतलब आप पैसे दे रहे हो फिर वही पैसे जाके वापस कमा रहे हो, फिर वही वापस से दे रहे हो फिर वही जाके कमा रहे हो, मतलब एक साइकिल से बन जाती है। तो अगर कंपनी ढंग की मिल जाए, अच्छी मिल जाए, जो टाइम से आपको सेलिंग करवा रही है, तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कभी ना कभी जाके आगे जाके ऑफिसर बने जाओगे। नहीं तो इस तरीके की आपको बहुत सी दिक्कत आती है कि काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा जो इसमें वेटिंग करनी पड़ती है। अब मान लेते हैं कि चलो ठीक कंपनी मिल भी गई, एक दो कॉन्ट्रैक्ट आपके हेल्पर में मरवा दिए, फिर आप ऐसे ट्रेनिंग और चढ़ोगे, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट मारोगे या दो कॉन्ट्रैक्ट मारोगे, तो ऐसे करते करते आपके तो 36 महीने पूरे होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, 5 साल तो आराम से निकल जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप घर आओगे, फिर जब आप यूके जाके बाकी के वो फाउंडेशन अपने कोर्सेज करोगे, तो उसके लिए क्या है, यूके का जो वीज़ा लगता है उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने कौन सा बुक कोर्स वहाँ पे बुक किया हुआ है। फिर प्लस आपके अकाउंट में इतने लाख रुपए होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब आपका अकाउंट खाली हो रहा है आप यूके जा रहे हो, तो उनको दिखाना चाहिए कि आपके अकाउंट में इतने लाख रुपए एटलीस्ट होने चाहिए, तो ये आपको वीज़ा मिलेगा। आपको शो करने पड़ेंगे एक बार, या तो आप इतने इन 36 महीनों में इतना पैसा कमा चुके होगे, फिर आपको कहीं से इधर उधर से लेके एक बार शो करना पड़ेगा, उसके बाद चाहे आप वापस निकाल लो अकाउंट से वो पैसे। और फिर वहाँ पे आपको ये ट्राई करना होता है कि आपके सारे एग्जाम्स जो हों एक ही बार में निकल जाए, क्योंकि मान लो आप किसी एक दो एग्जाम में फेल हो गए, ठीक है, अब फेल हो गई तो फिर नेक्स्ट एग्जाम की बुकिंग करना, दोबारा एग्जाम होना, फिर उसका रिजल्ट आना, तो ये लंबा प्रोसेस है। आपको उतना ज़्यादा और यूके में रुकना पड़ेगा, फिर हो सकता है आप वापस इंडिया आ जाओ, सोचो कि मैं अब 4 महीने का गैप है, फिर 4 महीने में इंडिया चला जाता हूँ, फिर वापस यूके जाऊँगा, तो ये आने जाने के खर्चे जो हैं ये खामखा के आपके उन चीज़ों में लग जाएंगे। प्लस मैंने जितना देखा है, एक दो जो बंदे जिन्होंने जो मेरे टच में थे, जो मेरी शिप पे थे, ए बी, उन्होंने यूके जाके कोर्सेज किए थे, उनसे मैंने पूछा था कि ऐसा होता है वो यूके जाते हैं तो उन्हें ऐसे छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है वहाँ पे, और उस पार्ट टाइम जॉब से वो इतना पैसा कमा लेते हैं कि अपने जो वहाँ के जो फीस वीस लगती है वो भी निकल जाती है उसके अंदर, और एक अच्छा खासा पैसा कमा के वापस भी आ जाते हैं इंडिया में। तो ये चीज़ भी होती है। और उसके बाद फिर जब आप नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने पहले ही बता दी थी कि जब शिप पे जब दोबारा जाओगे एज ऑफिसर, तो कंपनी फिर वही नखरे करेगी, वो देखेगी आप तो क्रू लाइन से आए हो और प्लस आपके पास यूके की COC है, तो हम आपको जूनियर थर्ड में चढ़ाएंगे, जूनियर थर्ड में आपको 2-3 महीने मतलब 2-3 कॉन्ट्रैक्ट मरवा देगी, कम सैलरी पे होगी। तो ये तरीका होता है इसका। तो अगर पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप जीपी रेटिंग के थ्रू मत जाओ, क्योंकि बहुत से बंदे हैं जो जीपी रेटिंग का कोर्स करके बैठे हुए हैं और उन्हें कहीं पे जॉब्स नहीं मिल रही हैं। अगर बहुत ज़्यादा श्योर हो कि भाई मुझे कोई कंपनी मिल ही जाएगी, भाई कोई नोन में है, या फिर कोई बहुत ही रिलायबल एजेंट है कि भाई ये मुझे पैसे वैसे लेके सिर पे चढ़ाई देगा, तो ही इस फील्ड के अंदर आप जाओ, नहीं तो जीपी रेटिंग के थ्रू टाइम और पैसा खराब हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है इस फील्ड के अंदर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप लोगों के कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।